नमस्कार, मैं उमेश कुमार आप सभी के बीच में फिर से उपस्थित हूँ नेक्स्ट जेम स्कॉलर्स हब की ओर से। जैसा कि आप लोग को पता है कि हमारा रेगुलर कोर्स चल रहा है फिजिक्स में और हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को कवर कर रहे हैं। और आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल मतलब कूलम्ब्स फोर्स ड्यू टू मल्टीपल ऑफ चार्जेस। तो हम लोग कवर करते हैं आज का टॉपिक को और समझते हैं, और इससे अच्छा क्वेश्चंस आपको बनेंगे। और आप पूरे सेशन के दौरान आप बने रहिए और अच्छे से ध्यान दे के पढ़िए। तो आज मेरा जो टॉपिक है वो है फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। फोर्सेस between multiple charges। ओके, आप लोग को जैसे पता है कि यदि 2 पॉइंट चार्ज है तो दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है कितना लगता है, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ओके, आप लोग को पता है, जैसे कि आप मान लेते हैं कि ये दो पॉइंट चार्ज है। एक पॉइंट चार्ज ये है Q1, एक पॉइंट चार्ज Q2 है। दोनों का बीच का दूरी यदि हम मान लेते हैं R। ओके, दोनों के बीच का जो फोर्स लगेगा, या तो फोर्स ऑफ रिपल्सन या तो फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कितना लगता है K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ओके, ये दो पॉइंट चार्ज के बीच का फोर्स है। लेकिन आप ऐसे सोचो कि बहुत सारे चार्जेस है ना एक जगह पे प्रेजेंट हो और उनके चलते सभी पर एक दूसरे पर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। तो वहां पर हम लोग फोर्स को डिटरमाइन कैसे करेंगे, या फिर बहुत सारे चार्जेस के चलते एक चार्ज पर कितना फोर्स होगा, ऐसे इसको हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे। ओके, तो हम लोग चलते हैं यहां पर, मान लेते हैं कि n नंबर ऑफ चार्जेस यहां पे इंटरेक्ट कर रहा है। ए Q1 है, ए Q2 है, ए Q3 है, ए Q4 है, ए Q5 है। ओके, तो हम लोग चाहते हैं कि चार्ज 1 पर जो फोर्स है ना, वो Q2 के चलते कितना लगेगा, Q2 के 3 कितना लगेगा। तो आपको पता है इसके चलते लगने वाला चार्ज, इसके चलते लगने वाला चार्ज और इसके चलते भी लगने वाला चार्ज, इन चारों चार्जेस के चलते Q5, इन चारों चार्जेस के चलते Q1 पे क्या क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। तो टोटल फोर्स चार्ज Q1 पर कितना लगेगा, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों ने एक थ्योरी इजाद किया है। हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने बनाया है, जिसको कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बारे में हम लोग जानते हैं और वहीं से हम लोग इसको कैलकुलेट करने का कोशिश भी करते हैं। ओके, तो ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ओके, तो हम लोग इसको समझते हैं क्या कहता है। बोलता है कि इट स्टेट्स दैट when n number of charges interacting to each other then the force on a given charge
force on a given charge is the vector sum of vector sum of all other charges on a given charge. ओके कहने का मतलब ये है कि यदि आप वेक्टर सम लेते हैं, कहने का मतलब यहां पे आप समझिए कि एक कोई एक चार्ज है यहां पर Q1, एक कोई चार्ज Q1 है, इस पर बहुत सारे चार्जेस मान लेते हैं, एक इधर चार्ज है, एक इधर चार्ज है, एक इधर चार्ज है, एक इधर चार्ज है। ओके ये मान लेते हैं चार्ज Q2, ये चार्ज Q3, ये चार्ज Q4 और ये चार्ज Q5, या फिर ऐसे करके डॉट 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 डॉट, इसको हम क्या मान लेते हैं, n चार्जेस है। ये कितना चार्जेस है, n चार्जेस। यहां पे n चार्ज हम लेते हैं, ये क्या है, अलग अलग n चार्ज है। इन चार्ज के चलते Q1 पर फोर्स कितना लगेगा, Q1 पे फोर्स कितना लगेगा। तो ये काम करते हैं, ये जो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या कर रहा है कि यदि आप Q1 पे किसी एक गिवन चार्ज पर यदि आप चार्ज निकालना चाहते हैं तो करना क्या होगा कि वेक्टर सम लेना होगा। क्या लेना होगा, वेक्टर सम लेना होगा, वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस। यह थोड़ा सा मिस्टेक हो गया स्टेटमेंट में, ऐसे भी मिटता है ये तो शायद ना। वेक्टर सम ऑफ ऑल अदर वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस, है ना। एक चीज में और इसमें जोड़ेंगे, लास्ट में हम लोग जोड़ेंगे, लेकिन इसमें समझिए ये Q2 है, ये है Q1, इसके चलते इस पर जो फोर्स लगेगा वो हम मान लेते हैं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। इसके चलते जो Q1 पे जो लग रहा है Q3 के चलते उसको मान लेते हैं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, और 1 पे जो लगेगा Q4 के चलते इसको मान लेते हैं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 4। इस तरह से NH चार्ज के लिए जो लग रहा है उसको मान लेते हैं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू n चार्ज, ड्यू टू NH चार्ज। तो हम लोग क्या मान लिए, इसके चलते जो फोर्स है वो F1N2 है, इसके चलते क्या है F113 है, इसके चलते कितना है F14 है, और इसके चलते F1N है। तो टोटल फोर्स इस पर निकालना है आपको। तो टोटल फोर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सारे फोर्सेस का क्या लेना पड़ेगा, वेक्टर सम। क्या लेना होगा, वेक्टर सम। क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो आपको वेक्टर सम लेना होगा। अब यहां पर एक चीज और नोटिस करने वाली बात है कि दो चार्जेस के बीच जो फोर्स लग रहा है ना वो अफेक्टेड नहीं होगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। कहने का मतलब ये हुआ कि इन दोनों के बीच में यदि हम Q1 Q2 के बीच में यदि फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन, तो Q3 रहे या ना रहे वहां पर तो भी वहां कितना लगेगा, 5 न्यूटन ही लगेगा। मतलब फोर्सेस बिटवीन टू चार्ज कभी भी अफेक्ट नहीं होगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। तो यहां पर लिखना पड़ेगा
provided forces between two charges unaffected due to the presence of other charges. यहाँ साफ साफ लिखा गया है कि ये जो प्रिंसिपल है वो क्या कहता है कि यदि किसी एक गिवन यदि n नंबर ऑफ चार्जेस यदि इंटरेक्ट कर रहा है एक दूसरे से, तो किसी एक गिवन चार्ज पर यदि आप वो फोर्स निकालना है तो क्या करना होगा, सबसे पहले सभी चार्जेस के कारण चार्ज जो गिवन चार्ज है उस पर कितना फोर्स निकालना होगा। मान लेते हैं Q2 के चलते इतना फोर्स लगा, Q3 के चलते इतना लगा, Q4 के चलते इतना लगा और Q1 के चलते इतना लगा। तो सभी के लिए तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, सबसे पहले कि इंडिविजुअल फोर्सेस निकाल दिए चार्ज Q1 पर ड्यू टू ऑल अदर फोर्सेस। बाद में हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर सम ले लेंगे। क्या करेंगे, टोटल फोर्स निकालने के लिए हम लोग ऐसे करेंगे, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q1 कितना हो जाएगा, F इज इक्वल टू मतलब फोर्स ऑन चार्ज 1 मतलब फोर्स को क्या मान लेते हैं F1। तो F1 क्या हो जाएगा, वेक्टर सम ऑफ ऑल अदर इंडिविजुअल फोर्सेस विच इज एक्टिंग ऑन चार्ज Q1। तो ये क्या जाएगा, F1 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू चार्ज 2 प्लस फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 3, ये क्या लेंगे हम लोग, वेक्टर सम फोर्स ऑन 1 ड्यू टू चार्ज 4। इस तरह से यदि n चार्जेस है तो सभी का हम लोग क्या ले लेंगे, वेक्टर सम ले लेंगे। सभी का क्या ले लेंगे हम लोग, वेक्टर सम ले लेंगे। तो यही कहता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ओके, तो ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन समझ में आ गया। इसमें करना कुछ नहीं है, बस सभी जैसे चार्ज Q1 पे आपको फोर्स निकालना है तो Q2 के चलते कितना फोर्स लग रहा है, Q2 से Q3 के चलते कितना लग रहा है, इस तरह से करके सभी n चार्जेस के चलते हम लोग इंडिविजुअली चार्ज Q1 पे कितना फोर्स लग रहा है वो हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे और उन सारे फोर्सेस का क्या करेंगे, वेक्टर सम करेंगे। तो नेट फोर्स निकल जाएगा किस पर, चार्ज Q1 पर, है ना। यही इसका स्टेटमेंट है। अब हम लोग चलते हैं इसमें कि इसको हम लोग और भी इलोबरेट कर सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा जरूरत है नहीं। हम लोग सीधा चलते हैं न्यूमेरिकल पर। एक न्यूमेरिकल हम लोग इसको बना के देखते हैं कैसे बनता है। यहां पे एक न्यूमेरिकल लेते हैं कि मान लेते हैं क्वेश्चन है कुछ इस तरह से, सिचुएशन आपको पास दिया हुआ है कि मान लेते हैं ये ऑरिजिन है और ये एक्स एक्सिस है। ओके, ऑरिजिन पर 1 कूलाम का चार्ज रखा गया है, +1 कूलाम का चार्ज रखा गया है। ओके, और 1 मीटर की दूरी पर 4 माइक्रो कूलाम का चार्ज रखा गया है। फिर 2 मीटर की दूरी पर 4 माइक्रो कूलाम का चार्ज रखा गया है। फिर ये 2 मीटर है। फिर 4 मीटर की दूरी पर फिर से 4 माइक्रो कूलाम का चार्ज रखा गया है। फिर 8 मीटर की दूरी पर फिर से 4 माइक्रो कूलाम का चार्ज रखा गया है। और इस तरह से करके हम लोग यदि इन्फिनाइट नंबर ऑफ चार्ज लेते हैं, कहां तक, अप टू इन्फिनाइट। इस तरह से क्या कर रहे हैं हम लोग, 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 8 मीटर, आगे क्या होगा 16 मीटर, फिर आगे क्या होगा 32 मीटर, आगे क्या होगा 64 मीटर। हर दूरी पर हम लोग क्या रख रहे हैं, 4 माइक्रो कूलाम का एक आइडेंटिकल चार्ज रख रहे हैं। अब इन सारे चार्जेस के चलते
आपको कैलकुलेट करना है कि ऑरिजिन पे रखा गया चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा। ऑरिजिन पे रखा गया जो चार्ज है 1 कूलम, उस पर कितना फोर्स लगेगा। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे हम मान लेते हैं, इसको हम चार्ज Q1 मान सकते हैं, इसको चार्ज Q2 मान सकते हैं, इसको चार्ज Q3 और इसको चार्ज Q4। ऐसा करके कहां तक, इन्फिनाइट तक। कहां तक, इन्फिनाइट तक जाना है। सोचिए इसको कैलकुलेट कैसे कीजिएगा। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए कुछ नहीं करना है, आप इसको Q0 मान लो। जो ये चार्ज जो ऑरिजिन पे रखा गया उसको क्या मान लेते हैं हम लोग, Q0। मतलब बेसिकली Q0 पे कितना फोर्स लगेगा ड्यू टू Q1 Q2 Q3 Q4 डॉट डॉट Q इन्फिनाइट तक। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम अप्लाई करेंगे क्या, अप्लाई सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, कहता है कि यदि आप किसी एक चार्ज पे यदि आप फोर्स निकालना चाहते हैं ड्यू टू n नंबर ऑफ चार्जेस, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सभी चार्जेस के बीच का जो पहले इंडिविजुअल फोर्स निकालना होगा। सभी का बीच का क्या निकालना पड़ेगा, इंडिविजुअल फोर्स निकालना होगा। तो हम देखिए टोटल फोर्स की हम बात करेंगे, तो ये हम मान लेते हैं फोर्स ऑन चार्ज नॉट ड्यू टू चार्ज 1 प्लस फोर्स ऑन चार्ज नॉट ड्यू टू चार्ज 2, फोर्स ऑन चार्ज नॉट ड्यू टू चार्ज 3। ऐसा करके कहां तक जाएंगे जी, फोर्स ऑन चार्ज ड्यू टू इन्फिनाइट चार्ज, ड्यू टू इन्फिनाइट चार्ज, ऐसे ही जाएगा अकॉर्डिंग टू, क्योंकि थ्योरी क्या था, ऐसा ही था। अब हम लोग क्या करेंगे, सीधा सीधी हमको पता है ये के Q1 के जगह पर कितना होगा Q0, और ये क्या हो जाएगा Q1 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। R स्क्वायर मतलब दूरी कितना है, 1 मीटर है कि नहीं, ये 1 मीटर का मतलब, चूंकि ऐसा यूनिट में तुम्हारे ऐसा यूनिट रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब ये किसके अलोंग है, अलोंग द एक्स एक्सिस, अलोंग द एक्स एक्सिस। अच्छा, जितने भी फोर्सेस होंगे क्या होगा, अलोंग द एक्स एक्सिस होगा। क्योंकि क्या होगा, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, क्या होगा, रिपल्सन। क्या होगा, रिपल्सन। कहने का मतलब हुआ कि सारा फोर्स, यदि इस पर फोर्स निकाल रहे हैं तो इसका कारण किधर फोर्स होगा, इधर होगा, नेगेटिव एक्सिस के ओर। तो ये इसके चलते भी नेगेटिव एक्सिस की ओर होगा, चार्ज Q2 के चलते भी नेगेटिव एक्सिस की ओर होगा, यहां वाला चार्ज के चलते भी किधर होगा, नेगेटिव एक्सिस की ओर होगा। तो कुल मिला के सभी फोर्सेस के बीच में एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा, बनेगा ना। और जब 0 डिग्री बनता है तो दो वेक्टर आपस में क्या होता है, सिंपली सम हो जाता है। क्या होता है, सिंपली सम हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे यहां पर, प्लस के, अच्छा चार्ज Q0 पे जो फोर्स लग रहा है इसके चलते कितना होगा, के Q0 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। R स्क्वायर के जगह पे कितना पुट करोगे, R का वैल्यू यहां से आता कितना दूरी, 2 ना, तो ये कितना पुट करोगे, 2 का स्क्वायर। उसी प्रकार से सिमिलरली सब कर दो, Q0 Q3 यहां कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर। इसी तरह से फिर आगे करेंगे Q0 Q4 कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर, प्लस डॉट 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 प्लस, है ना। ये कहां तक जाएगा, अप टू इन्फिनाइट, अप टू बहुत दूर तक जाएगा ना। तो ये कहां जाएगा, अप टू इन्फिनाइट जाएगा, अप टू इन्फिनाइट जाएगा। अच्छा एक चीज बताइए, सभी में कुछ कॉमन है क्या, है क्या, के और Q0। तो के और Q0 कॉमन हो गया, आपको बचा क्या है यहां पर, Q1 अपॉन 1 का स्क्वायर, Q2 अपॉन कितना, मतलब सीधा सीधी 4 कर सकते हैं क्या, प्लस Q3 अपॉन कितना हो जाएगा, ये 4 का स्क्वायर, ऐसे Q4 अपॉन 8 का स्क्वायर, ऐसे करके अप टू इन्फिनिटी, अप टू इन्फिनिटी जाएगा। अच्छा, यदि Q0 का वैल्यू दिया जाए कितना दिया हुआ है, 1 कूलम, तो 1 लिखने का जरूरत नहीं है। अच्छा, Q1 Q2 Q3 Q4 सबका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, तो आराम से कॉमन ले सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे सब, यहाँ भी 4 माइक्रो कूलम होगा, यहाँ भी 4 माइक्रो, तो आराम से कॉमन ले लो क्या,
4 माइक्रोकुलाम कॉमन ले लो। अब बचेगा क्या, यहाँ 1/1, यहाँ 1/4, ये 1/4 का स्क्वायर कितना 16, और ये कितना हो जाएगा 64, ऐसे करके ना, ठीक ठीक 64, इस तरह से करके अप टू इन्फिनाइट, अप टू इन्फिनाइट जाएगा। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, आप देखिए इसको समेशन करना है, क्या करना है, समेशन करना है। तो बताइए एक कोई सीरीज है क्या, है, कौन सा सीरीज है, जीपी में है, ये जो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, और कौन सा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कौन सा है, इन्फिनाइट सीरीज, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का कौन सा सीरीज है, इन्फिनाइट वाला। तो आप लोग को पता होना चाहिए, आप यहां पे देखिएगा कि मान लेते हैं ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, जीपी है, कैसे जीपी बढ़ता है, ए आर स्क्वायर ऐसे करके क्या जाता है, ए आर एन तक जाता है कि नहीं जाता है, ए आर एन -1 तक जाता है। ये क्या हो गया, nth टर्म हो गया, ये हो गया फर्स्ट टर्म हो गया, और ये आर क्या है, कॉमन रेशियो, क्या है, कॉमन रेशियो। तो कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, आपको पता है, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, ऐसे निकाला जाता है। तो यहां से कॉमन रेशियो निकाला जाता है ऐसे। अब यहां पर आप देखिए ये किसमें है, जीपी में, क्या है, जीपी में। चूंकि देखिए यहां भी देखिए इन दोनों के बीच का कॉमन रेशियो कितना होगा 4, इन दोनों के बीच का कितना होगा 1/4, कॉमन रेशियो कितना होगा 1/4, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। तो यहां पे आप कॉमन रेशियो पहले डिसाइड कर लो। तो कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा यहां पर, देखो मैथमेटिक्स तो आपको उपयोग करना पड़ेगा। तो कॉमन रेशियो कितना है, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, तो 1/4 डिवाइडेड बाय 1 कितना हो जाएगा 1/4 ही होगा। तो इसका कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा 1/4, जो कि विच इज लेस देन 1। यदि कॉमन रेशियो लेस देन 1 है तो सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म्स कितना होता है, सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म होगा फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। कब, जब कॉमन रेशियो लेस देन 1 होता है। तो ये मैथमेटिक्स का, ये फिजिक्स का नहीं है, ये फिजिक्स का नहीं है, ये किसका है, मैथमेटिक्स का है। आप लोग को ये जानना होगा तभी बनेगा। अब यदि तो यहां पर आप देख लीजिए कि यहां पे हम लोग अब इसी फार्मूला को उपयोग करते हैं। तो आप आगे बढ़ते हैं हम लोग, पहले से यहां कितना है, फोर्स F1 इज इक्वल टू K इंटू 4 माइक्रोकुलाम इंटू, इसके जगह पे क्या, अच्छा यहाँ A का वैल्यू कितना है 1, कॉमन रेशियो का वैल्यू कितना है 1/4, इस सीरीज में ही ना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस फार्मूला में पुट करेंगे। तो A के जगह पे 1 हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा, माइनस कॉमन रेशियो कितना है 1/4। तो ये कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, 4 इंटू माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 है ना। और इसको सॉल्व कीजिएगा, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम 4 में से एक जाएगा, कितना बचेगा 3, और 4 ऊपर जाएगा। तो ये 4 डिवाइडेड बाय कितना 3। अब इसको काट सकते हैं ना हम लोग, काट सकते हैं 3 से। तो देख लीजिए 4 चक्के 16, 16 तिया 48 इंटू 10 के पावर 9 यार, 10 के पावर -6 कितना बचेगा, 10 के पावर कितना बचेगा -3 +3, यही ना बचेगा। तो देख लीजिए एक न्यूटन में आएगा, किस में आएगा, न्यूटन में आएगा। मतलब फोर्स ऑन चार्ज Q0 कितना लगेगा, लगभग 48 इंटू 10⁻³ न्यूटन लगेगा, है कि नहीं। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। अब इसी तरह से एक क्वेश्चन और लेते हैं, समझिए कि एक क्वेश्चन और हम लोग ले रहे हैं। प्लस करना होगा ना, एक क्वेश्चन और लेते हैं, आप इसको अच्छे से समझिए। मान लेते हैं कि एक स्क्वायर है जिसका साइड कितना है a है, इस साइड ऑफ स्क्वायर कितना है a है। यहां पे चार्ज रखा गया है -Q1, यहां पे रखा गया है
सीधा सीधी सब क्यू ही मान लो, सबका मैग्नीट्यूड क्या लेते हैं, क्यू मान लेते हैं। इस कॉर्नर पे भी चार्ज रखा गया है क्यू, इस चार्ज पर भी रखा गया है क्यू, इस चार्ज पर भी रखा गया है क्यू। ओके, और एक चार्ज सेंटर पे रखा गया है क्यू नॉट। कहां पे रखा गया है, सेंटर पर। तो आपको बताना है कि इस जो सेंटर पे चार्ज कितना लगेगा। सेंटर पे जो चार्ज रखा गया है उस पर टोटल फोर्स कितना लगेगा ड्यू टू द ये जो चार्जेस हम लोग कॉर्नर पे रखे हैं। ठीक है, तो कितना लगना चाहिए, मान लेते हैं। अच्छा, एक चीज समझिए, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है। तो इसके चलते रिपल्सन इधर होगा कि नहीं होगा, होगा। ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव, इसके रिपल्सन इधर होगा कि नहीं होगा, होगा। इसके चलते किधर रिपल्सन होगा, इधर। इसके चलते किधर रिपल्सन होगा, इधर। अब बताइए ये वाला जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, सब में क्या होगा, एक समान होगा। क्या होगा, एक समान होगा। मतलब और आपको चार्ज भी एक जैसा है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स है ना, जो हम मानते हैं F1, इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स को मानते हैं F2, इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स को मानते हैं F3, और इन दोनों के बीच में फोर्स लगने वाला को मानते हैं F4। आपको पता है कि F1 और F3 एक दूसरे का अपोजिट है, और लेकिन मैग्नीट्यूड में क्या होगा, इक्वल होगा। अब मैं कितना फोर्स लगेगा, आपको पता है ये Q है, ये Q नॉट है, तो Q नॉट डिवाइड बाय ये जो डिस्टेंस होगा, ये भी डिस्टेंस R है तो ये भी डिस्टेंस R, ये भी डिस्टेंस R है तो ये भी डिस्टेंस R, चूंकि क्या है वो स्क्वायर है, और स्क्वायर का जो विकर्ण होता है, डायगोनल क्या होता है, बाइसेक्ट करता है 90 डिग्री पर, है ना। तो बाइसेक्ट किया मतलब सभी का ये वाला यहां से दूरी क्या है, सबका सेम है, तो R स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली यहां भी वही हो जाएगा, F2 है ना, का मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, लेकिन एक दूसरे का क्या है, अपोजिट है, इसका भी वैल्यू उतना ही ना आएगा। अच्छी बताइए, तो ये वाला इसको कैंसिल करेगा, ये वाला इसको कैंसिल करेगा, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो। नेट फोर्स ऑन Q नॉट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। हाँ, लेकिन आप सोचिए कि आप इसको किसी एक को नेगेटिव कीजिए, इन दोनों को नेगेटिव कर लीजिए, क्या नेट फोर्स इस बार जीरो होगा, क्या इस बार नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, इस बार नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। क्या, कब, जब ये चार्ज दो कोई नेगेटिव है और दो क्या है, पॉजिटिव है, ऐसे केस में ये जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो ये कब होगा, लेकिन ये सब चार्ज क्या लिए हुए हैं हम लोग, पॉजिटिव चार्ज लिए हुए, ये भी पॉजिटिव चार्ज लिया हुआ, तो ऐसे केस में जो सेंटर पे जो चार्ज रखा गया है स्क्वायर का, उस पर नेट फोर्स कितना लगेगा, जीरो लगेगा। क्लियर है, तो ये समझ में आया कैसे हम लोग मल्टीपल चार्ज, यदि मल्टीपल चार्ज अवेलेबल है और एक पर फोर्स निकालना है तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ओके, तो आज का कोर्स, आज का जो हमारा जो सेशन है यहीं तक रखते हैं, और जो हम लोग कल इसी सेशन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे, अच्छा से अच्छा क्वेश्चंस हम लोग लेके आएंगे, उसको जरूर देखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।